तो हेलो एवरीवन, मैं हृदय कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। कौन सा चैनल है? देखो नीचे क्या है, ज्ञान उदित के रितेश भैया। इसको सब्सक्राइब अभी आपने नहीं किया है। देख सकते हैं कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। इतने लोग हमारे चैनल पर आते हैं और बिना सब्सक्राइब करके ही निकल जाते हैं। मात्र 0.2% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी 99.8% लोग नहीं सब्सक्राइब किए। क्यों नहीं किए हैं भगवान जाने। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। आज के इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को हम चुटकियों में करने वाले हैं। इससे संबंधित सारे प्रश्न आपसे बनने वाले हैं, हम आपसे बनवाएंगे। आप हमारा साथ बस देते रहिए, हम आपसे सारे प्रश्न बनवाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो ना समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। और शायद आप इसीलिए नहीं करते हैं, मतलब वीडियो आपको नहीं समझ आती है, लेकिन यह वीडियो आप ध्यान से समझिए तो आएगी। ठीक है, आइए देखते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये क्लास 10th और क्लास 12th के लिए है। क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, क्लास 12th में भी ये टॉपिक है। हम दोनों लेवल के लिए आपको पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आप क्लास का ओवरव्यू अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पुष्पीय पादप? देखिए पुष्पी पादप क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर पुष्पी पादप का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स, और सिंपल है, जिन पादपों में पुष्प आते हैं वो पादप पुष्पी पादप कहलाते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको भी समझ आ रहा होगा। वही लिखा है हमने, वह पादप जिसमें पुष्प आते हैं पुष्पी पादप कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि आप समझेंगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ेंगे कि पुष्प के महत्व क्या है। आपके लाइफ में पुष्प का क्या महत्व है, क्या योगदान है, ये आप समझिए। देखिए पुष्प के मनुष्य के लिए महत्व यदि हम जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सौंदर्य विषयक। सौंदर्य विषयक का मतलब है कि आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य मतलब खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और दूसरा है आभूषणात्मक, मतलब आभूषणों, गहनों, जवाहरातों के रूप में यहाँ पर पुष्प का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और सामाजिक, अपने भाव को दूसरे समाज में व्यक्त करने के लिए हम पुष्प का महत्व या पुष्प का सहारा लेते हैं। पुष्प एक प्रकार से हमारी इमोशंस को प्रेजेंट करता है दूसरे व्यक्ति को सामने। दूसरे व्यक्ति के सामने हमारे इमोशंस को कैसे प्रेजेंट करता है, यदि मान लीजिए कि आपको दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम है तो आप गुलाब का पुष्प लेते हैं, तो आप उसको देखते हैं तो गुलाब का पुष्प यहाँ पर प्रेम का प्रतीक है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि कोई शोक होता है, शोक समझ रहे हैं, यदि आपका दुख है या आप दुख को यदि बांटना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप पुष्प के सहारे दुख को बांट सकते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई निपट चुका है और आप उसके ऊपर पुष्प अर्जित करके उसके अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ, आपके मतलब आप हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं और आप हमेशा इसी तरीके से सदा क्या रहें, आपकी आत्मा को शांति मिले। सिंपल सा वर्ड है, बस आप समझ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी धार्मिक या किसी भी भ्रष्टाचार वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और समझिए कि पुष्प के लिए मतलब पुष्प मनुष्यों के लिए भावनाओं, ये तो समझ चुके हैं, प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, ये सभी इस सभी तरीके के विचारों को हमारा जो पुष्प है व्यक्त करता है। अब यहाँ पर फ्लोरिकल्चर यहाँ पर क्लास 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्या होता है, कोई बता सकता है कि फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? फ्लोरिकल्चर का मतलब बहुत सिंपल सा है। क्या? यहाँ पर पुष्प की खेती की जाती है, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। पुष्प की खेती करने को ही हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और यहाँ पर हम मनुष्यों के लिए अलग अलग टाइप से पुष्प का योगदान होता है। लेकिन अगर हम स्वयं के लिए देखें, मतलब वैज्ञानिकों के लिए देखें, तो वैज्ञानिकों के लिए यहाँ पर पुष्प का महत्व कुछ अलग टाइप से हो जाता है। वहां पर वैज्ञानिक क्या करेंगे, पहले यदि हम अपने ऊपर लें तो हम क्या करेंगे, पुष्प को लेंगे, पुष्प को देखेंगे, हाँ ये रंग अच्छा है, खुशबूदार है, अच्छा है, हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि वो पुष्प वैज्ञानिक को मिलता है तो वैज्ञानिक क्या करेगा कि वैज्ञानिक उसको देखेगा, हाँ इसमें 5 पत्तियां लगी हैं, ठीक है, और ये मोटा मोटा सा है, इसमें एक ये लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है हरी डंडी, और 5 पत्तियां लगी हैं सफेद रंग की, ये सब क्या है?
फिर उसको तोड़ेगा, फिर अंदर का देखना चाहेगा। मतलब वैज्ञानिक की दृष्टि से पुष्प का अलग यूज है और हमारी दृष्टि से पुष्प का अलग यूज है। समझ चुके हैं? इतनी बात समझे? तो हम यहाँ पर वैज्ञानिक की दृष्टि से जो पुष्प का महत्व है उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें पुष्प के भाग आप लोगों को पता होने चाहिए। पुष्प के भाग, आइए देखते हैं क्या होते हैं पुष्प के भाग। तो देखिए, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं यहाँ पर लिखे हैं। मेनली 4 टाइप के पुष्प के भाग होते हैं जो क्लास 10th वालों को पढ़ने होते हैं। और क्लास 12th में अजीबो का मतलब यहाँ पर नहीं है, अनेकों प्रकार से पुष्प के भाग पढ़ने होते हैं। सिंपल सा है। क्लास 12th में थोड़ा डिटेल है, क्लास 10th में थोड़ा डिटेल कम है, तो हम यहाँ पर दोनों को साथ में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 10th वालों के लिए ये है और क्लास 12th वाले तो साथ में देख ही रहे हैं। तो देखिए, क्लास 10th के लिए यहाँ पर पुष्प के भाग बाह्य दल। यहाँ पर जो पहला भाग है पुष्प का बाह्य दल होता है। अब ये क्या होता है बताएंगे जब डायग्राम बनाना सिखाएंगे तब। पुष्प आसन, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग या पुंकेसर, जायांग या स्त्रीकेसर। तो यहाँ पर मेनली 4 टाइप के पुष्प के भाग हुए। कौन कौन से, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर पहला है बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग या पुंकेसर, और चौथा है जायांग या स्त्रीकेसर। तो ये बाह्य दल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको याद कर लीजिए कि 4 टाइप के हमारे यहाँ पर क्या है पुष्प के भाग हैं। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे आगे आपको पुष्प की संरचना बना करके, और उसी में हम आपको लैंगिक जनन बताएंगे। या हम उससे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, लैंगिक जनन बहुत सिंपल सा है। आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। बस आप यहाँ पर ध्यान से समझिए जनन क्या होता है, पहले ये समझिए। अरे जनन से आप क्या समझते हैं बताइए? जनन का मतलब यह है कि अपनी जैसी संततियों का उत्पन्न करना, अपनी जैसी संततियों को उत्पन्न करना ही जनन होता है। यहाँ पर अपनी मतलब यहाँ पर समझिए डायग्राम से, यदि हमारे पास ये है तो अगर हम इसी के तरीके से एक संरचना और निकाल लें, जनन हो जाए, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन हो जाता है। यहाँ पर एक समान संरचना निकलती है तो इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। निकलती का मतलब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर है निकलने का मतलब है उत्पन्न होती है। और यदि असमान मतलब ए है, यहाँ पर बी निकल जाए, बी निकलने का मतलब है क्या, बी निकलने का मतलब है यहाँ पर क्या, छोड़िए इसको बाद में बताएंगे। यहाँ पर ये है कि अपनी जैसी समान संततियों का उत्पन्न करना ही लैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन में एक बात महत्वपूर्ण है कि एक यहाँ पर नर होगा और एक यहाँ पर मादा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पर नर को हम इस तरीके से दिखाते हैं और मादा को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ठीक। ये आप याद कर लीजिएगा साइन। और इनके ये जो नर है, नर वाला, तो नर वाला यहाँ पर बनाएगा नर युग्मक, नर युग्मक, और मादा बनाएंगे मादा युग्मक, ठीक है। नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों युग्मक जब मिलते हैं इसको बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजिंग, ठीक। अब निषेचन की जब क्रिया होती है इसके पश्चात बनता है भ्रूण या इम्ब्रियो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो, ओके। अब इसके बाद हमारा जो नई संतति है, नई संतति है वो जन्म ले लेती है, ठीक। इस तरीके से हमारे ये प्रोसेस चलता है। यदि हम आपको यहाँ पर ये मनुष्यों के लिए था, लेकिन यदि हम यहाँ पर इसको पादपों के लिए बताएं तो पादपों के लिए भी यही सीधा प्रोसेस चलता है लैंगिक जनन में। नर पादप होगा, मादा पादप होगा, दोनों अपने अपने युग्मक बनाएंगे और युग्मक एक जगह मिलेंगे जिसको बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद यहाँ पर कुछ समय पश्चात क्या बनती है, नई संतति, अर्थात नया पादप बन जाता है। इस तरीके से लैंगिक जनन होता है, समझ चुके। अब आइए देखते हैं जो बाह्य दल, ये सारी चीजें हमने बताई थी, इसका डायग्राम बनाते हैं, पुष्प की संरचना बनाते हैं, उसमें हम आपको समझाएंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक। तो आइए अब यहाँ से आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। देखिए,
सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से बना देंगे। अब ये क्या है, ये एक तल है जहां पर मिट्टी का ऊपरी भाग है, मिट्टी का ऊपरी भाग है जहां से पौधा निकल रहा है। ठीक ठीक समझ गए। अब यहाँ पर हम केवल पुष्प की संरचना बनाएंगे, अब पूरा पादप नहीं बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास रहेंगी। यहाँ पर अब हम बनाएंगे केवल पुष्प। देखिए ये एक हमारे पास डंडी होती है, या बोल दें तो ये हमारे पास क्या होता है, पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं इसको, पुष्प व्रंत। ठीक है, जिसमें पुष्प हमारा लगा होता है, टहनी बोलते हैं ना, जहां से पुष्प हमारा लगा होता है, जिस भाग से पुष्प लगा होता है उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत। ठीक है, अब यहाँ पर ये पुष्प व्रंत हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की यहाँ पर क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये हमारी है वही पत्तियां। अब इन पत्तियों को हम बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। ठीक है, अब ये पत्ती हमारी बाह्य दल हो गई। अब यहीं से ये ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा कि क्या है, ये हमारी 5 होती हैं। ये भी आप यहाँ पर संख्या का भी ध्यान रखिएगा, ये हमारी संख्या में 5 होती हैं अधिकतर पौधों में। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास कुछ इस टाइप से संरचना निकलेंगी। किस टाइप से, इस टाइप से, रुकिए बताते हैं, इस टाइप से संरचना निकलेंगी। ठीक है, समझ चुके। ठीक है, जो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इस टाइप से संरचना निकलेंगी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें 2 भाग हैं, यहां पर ये वाला भाग है और यहां पर ये वाला भाग है। तो इस भाग को बोलेंगे परागकोश। याद रखिएगा क्या क्या नाम दे रहे हैं, क्या है ये, परागकोश। ये देखिए ये हमारा परागकोश है, और ये यहां से लेकर के यहां तक, ये जो डंडी बनी है यहां से यहां तक की, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु। और ये परागकोश और तंतु मिलकर के ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पुंमंग, या इसको बोल सकते हैं पुंकेसर। ओके, तो यहां पर आप समझ चुके हैं कि ये वाला भाग जिसमें गोला गोला लगा है इसको बोलते हैं परागकोश, और ये वाला भाग जो डंडी के रूप में दिख रहा है, या यहाँ पर फिलामेंट के रूप में, इसको फिलामेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, फिलामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे तंतु, और परागकोश और यहाँ पर क्या, परागकोश और तंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, पुंमंग या पुंकेसर। अब यहाँ पर परागकोश में ही क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये क्या है, परागकण। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, परागकण। ठीक है, अब ये बात समझ चुके हैं कि ये क्या क्या बनाया। अब यहां पर एक ध्यान से देखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में मादा भी होगा है और नर भी होगा। तो ये नर भाग है, पुष्प का नर भाग, ये नर भाग है। अब यहाँ पर नर भाग तो हमने समझ लिया कि नर भाग क्या है। अब यहाँ पर हमको समझना है क्या, पुष्प का मादा भाग। ये हमारा पुष्प का मादा भाग है। अब यहां से हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने यहां पर बनाया। ठीक है, समझते रहिएगा, समझ आएगा। ये देखिए, अब इसके भाग यहां पर समझिएगा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। और इस वाले भाग को जो पतला पतला है इसको बोलते हैं क्या, वर्तिका। वर्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ये स्टाइल बहुत मारता है, थोड़ा टेढ़ा बन जाता है ना, ऐसे टेढ़ा। तो टेढ़े बनने का मतलब है थोड़ा तिरछा होना, और तिरछे का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टाइल मारना। ठीक, बात समझ रहे हैं। देखिए हम जो समझा रहे हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, समझिए, हम आपको यह भी बनाना सिखा रहे हैं, साथ साथ बनाते रहिएगा, और बाद में हम आपको इसको दोबारा से रिवाइज करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ पर वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, और ये जो फूला फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय मीन्स ओवरी। ओके,
अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें बना ली, बस एक चीज छूट गई। कौन कौन सी चीज? पहले हम ये बता देते हैं, ये जो तीन हमने नाम लिखे हैं, इन तीनों नाम को मिला करके हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग या स्त्री केसर। अब ये जो बनाया है ये पुष्प का मादा भाग होता है, पुष्प का मादा भाग। ठीक है, पुष्प का मादा भाग है और ये पुष्प का नर भाग है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज छूट गई। कौन सी चीज छूट गई बताएं? कि जिस चीज से जिस पुष्प के उस भाग से हम ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा यहाँ पर कीट पतंगे आकर्षित होते हैं, वह कौन सा भाग होता है? पुष्प का। आप यदि गौर करें तो पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम देखते ही आकर्षित हो जाते हैं कि इस पुष्प में हमें, मतलब इस पुष्प को अब हमको लेना ही लेना है। तो कौन सा वह भाग होता है? उसकी पत्तियां, उसकी मतलब कि क्या, उसका दल पुंज या पंखुड़ी जैसे बोले तो वो भाग क्या होता है? पुष्प की सुंदरता को बढ़ाता है। तो हम उनको यहाँ पर बनाए दे रहे हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा डायग्राम गंदा लगने लगेगा इसलिए हमने नहीं बनाया, बट आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है। बताइए बताइए बताइए। दलपुंज, दलपुंज, इसी को हम बोलते हैं पंखुड़ी। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर मेन डायग्राम तो हमने बना दिया है छोटा सा। अब यहाँ पर क्या है कि पराग कोश में, नर के पराग कोश में यहाँ पर पराग कण उपस्थित है। अब पराग कण, यही पराग कण जब बाह्य माध्यम से, बाह्य माध्यम का मतलब है जब यहाँ पर हवा चलती है, पानी आता है, तो मतलब बाह्य माध्यम कौन कौन से हैं? हवा हो गया, पानी हो गया, या कोई अन्य माध्यम जैसे कीट पतंगे, ये यहाँ से कुछ पराग कणों को अपने पैरों में चिपकाते हैं और इसमें छोड़ देते हैं। इसका नाम क्या है? इस तरीके से ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्रिया को ही हम बोलते हैं परागण। मतलब यहाँ पर समझिए, पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना, पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। मीन्स पॉलीग्रेनेशन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलीग्रेन। तो पॉलीग्रेनस, यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड समझ सकते हैं कि पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। और इस क्रिया को आप ध्यान रखिएगा कि परागण किस तरीके से होते हैं। परागण दो तरीके से हो सकता है, एक होता है स्वपरागण और रहता है मतलब दूसरे माध्यम से परागण होता है। तो स्वपरागण का मतलब है यदि पुष्प अपने पुतंतु से, इसको पुतंतु भी बोलते हैं, अपने यहाँ पर परागकोश से परागकण को सीधे वर्तिकाग्र पर भेजता है स्वयं का एक पुष्प से ही, तो वहां पर स्वपरागण होगा। लेकिन इस एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो यहाँ पर स्वपरागण नहीं होता है। ठीक, यहाँ पर परागण, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके हैं हमारे परागकण, ये हमने बना दिए परागकण। अब यहाँ पर आएंगे धीरे धीरे एक नलिका विकसित होती है। अब एक नलिका का क्या नाम है, कोई बता सकता है? बताइए। ये हमने नलिका बना दी है और इस नलिका में यहाँ पर आएंगे ये परागकण आएगा धीरे 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 धीरे। अब इस नलिका का कोई नाम बता सकता है? यहाँ पर क्या आ रहे हैं? परागकण आ रहा है। परागकण के आने से ये नलिका बनी है, इसको क्या बोलेंगे? पराग नलिका। सिंपल, क्या हो गया इसका नाम? पराग नलिका। तो पराग नलिका से यहाँ पे क्या आएंगे? परागकण आएंगे और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम बीजांड। बीजांड पे आ गया। अब यहाँ पर मादा का जो बनाए गए युग्मक हैं वो उपस्थित होते हैं और नर के जो युग्मक है वो आ चुका है। यहाँ पर अब होगा क्या? यहाँ पर होगा निषेचन की प्रक्रिया और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात बीज बन जाता है। किसमें? देखिए, बीजांड बन जाता है बीज, और ये जो अंडाशय है ये बन जाता है फल में। ये यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
कि बीजांड किस में परिवर्तित होता है, तो बीज में होता है, और बीज और अंडाशय किस में परिवर्तित होता है, तो फल में होता है। तो बीजांड किस में, बीज में, अंडाशय किस में, फल में। बस खत्म, यही टॉपिक है। यहाँ पर लैंगिक जनन हो चुका है, फल का बनना ही यहाँ पर क्या है, नए संतति का बनना है। ठीक है, फूल से फल ही तो बनता है, समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं क्या, कि यही हमारे जो पुष्पीय पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक, समझ चुके हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पर वन शॉट या वन रिव्यू देख सकते हैं, हम आपको बोल करके समझाते हैं। पीछे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, देखते रहिएगा कहाँ कहाँ पर क्या है। देखिए, पुष्प के पहले हम भाग, तो देखिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्प के सबसे पहले हमको भाग पता होना चाहिए। भाग 4 टाइप के होते हैं। 4 कौन कौन से, बाह्य दल, दलपुंज, जायांग और पुमंग। तो ये 4 टाइप के हमारे भाग होते हैं। अब यहाँ पर पुष्प का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल वह भाग होता है जहां पर पुष्प पत्तियां, पुष्प की जो पत्तियां हैं वहां पर लगी होती है, उसको पत्तियों को ही बोलते हैं, हरा भाग होता है जिसको बोलते हैं बाह्य दल। और पंखुड़ी टाइप के जो होते हैं, पंखुड़ी मतलब जो आकर्षित करते हैं हम लोगों को, कीटों को, तो उस भाग को बोलते हैं दलपुंज या पंखुड़ी। ठीक, और नेक्स्ट जो जायांग भाग है, जायांग भाग में 3 चीजें होती हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये 3 मिलकर के जायांग बनाते हैं, और जायांग ही पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग, पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग भी 2 टाइप में बटा होता है, पहला परागकोश जिसमें परागकण पाए जाते हैं, और दूसरा तंतु जो उस परागकोश को यहाँ पुष्प के जायांग से जोड़ने का कार्य करता है। और परागकोश में जो उपस्थित परागकण है, यहाँ पर वो बाह्य माध्यम से कीटों, जल या इत्यादि हवा के माध्यम से यहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और इसी क्रिया को हम परागण बोलते हैं। पॉइंट कीजिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और परागण के पश्चात जो परागकण है वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित जो चिपचिपा पदार्थ है उसको अवशोषित करके फूल जाते हैं। फूलने के पश्चात वह अपने जो अंदर जो वर्तिका है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है। अब ये पतली होती चली जाएगी, फिर फूल जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो पतला भाग है इसमें से एक नलिका विकसित करेगा, कौन, परागकण। तो परागकण यहाँ पे नलिका विकसित करेगा, उसको बोलते हैं क्या, पराग नलिका। उस नलिका के माध्यम से हमारा जो परागकण है, नर का कौन सा, नर युग्मक है, तो यहाँ पर आएगा धीरे 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 और बीजांड में प्रवेश कर जाएगा। अंडाशय के अंदर ही बीजांड होता है। ठीक, और बीजांड में उपस्थित है मादा युग्मक। तो नर युग्मक आया, मादा युग्मक मिला, और नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे ही मिले तो निषेचन की प्रक्रिया हो गई। निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। भ्रूण के पश्चात यहाँ पर जो बीजांड है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है, और जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। तो आशा करते हैं इतना ही है हमारे इस टॉपिक में, और आशा करते हैं हम आपको कि अच्छे तरीके से ये जो हमने ओवरव्यू दिया है आपको समझ आया होगा। हमारी बातों को यदि आपने ध्यान से सुना है, अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो दिल से सैल्यूट है आपको, और आपने अच्छी मेहनत की है। तो मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।